हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 5 के लिए वीडियो नंबर 9 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या होता है और ये कहाँ कहाँ काम अपने आता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो पीएच स्केल क्या चीज़ है ये जानना चाह रहे हैं हम। तो आज का अपना पॉइंट रहेगा पीएच स्केल। तो समझते हैं भाई हर बात को। देखो यदि अपन लंबाई का मापन करते हैं तो लंबाई का मापन करने के लिए इस तरीके का स्केल अपन काम में लेते हैं, है ना। तो ये लंबाई का मापन करने के लिए इस तरीके का स्केल अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ठीक इसी तरीके से कोई विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा, इस बात को ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल भी काम में लिया जाता है। साथ में ये भी बताता है स्केल कि वो अम्लीय तो है लेकिन कितना ज़्यादा अम्लीय है, या क्षारीय तो है लेकिन वो कितना ज़्यादा क्षारीय, ये चीज़ भी अपने को पीएच स्केल की सहायता से क्या हो जाती है, ज्ञात हो जाती है। तो इस पीएच स्केल के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले तो इसका अर्थ समझते हैं भाई, पीएच का मतलब क्या होता है। तो देखो इसके अंदर पी जो होता है जर्मन भाषा का एक शब्द होता है पुशांस। जर्मन भाषा का एक शब्द पुशांस, उसका प्रतीक है पी। पी किसको दर्शाता है, पुशांस को दर्शाता है। और इस पुशांस का यदि हिंदी में अर्थ आप देखो तो होता है शक्ति, ठीक है, पावर। ठीक है भाई। तो P क्या है, इसके अंदर जर्मन भाषा का शब्द पुशांस का प्रतीक है जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। और यहां पर जो H है वो क्या करता है, H प्लस आयनों की सांद्रता का सूचक है। किसका सूचक है ये, H प्लस आयनों की सांद्रता का सूचक, यानी कि H प्लस आयनों की सांद्रता को ये बताता। सांद्रता का मतलब है कि विलयन के अंदर H प्लस आयन कितने ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो ये दो शब्द अपने निकल करके आए गए। अब देखो ये जो स्केल है इसको सन 1909 के अंदर सोरेनसन नामक वैज्ञानिक था, उसने प्रस्तुत किया था। सन 1909 के अंदर सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक था और उसने ये पीएच स्केल क्या किया था, मतलब क्या किया था, प्रस्तुत किया था। भाई कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इस बात की जांच करने के लिए सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने ये जो स्केल है ये प्रस्तुत किया था। अब अपन ये एक बात देखते हैं कि पीएच होता क्या है। तो इसके लिए एक छोटी सी परिभाषा है, उसको समझते हैं अपन। क्या बोलेंगे इसके लिए कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम, लोगरिथम को हिंदी में लघु गणक बोलते हैं, लघु गणक को पीएच कहते हैं। पीएच स्केल भी बोल सकते हो या पीएच भी बोल सकते हो, सीधे पीएच स्केल कहते हैं।
तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम को क्या बोला जाता है? पीएच स्केल बोला जाता है। तो कुछ बातों को इसमें समझते हैं अपन, जैसे कि ऐसा करते हैं, इस ऋणात्मक लोगरिथम को समझते हैं। भाई सांद्रता का मतलब तो आप समझ गए, भाई विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयनों की जो मात्रा है वो कितनी है, वो तो हो गई उसकी सांद्रता। अब ऋणात्मक लोगरिथम है, इस बात को अपन समझते हैं। भाई ऋणात्मक का मतलब है कि माइनस का निशान आना है। अब ये शब्द है हमारे पास में लोगरिथम या लघुगणक। तो होती क्या चीज है लोगरिथम या लघुगणक? तो देखिए गणित के अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ 10 की घात 2, तो इसका मतलब होता है 100। भाई 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 बराबर कितना हुआ? 100। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। मैंने लिखा साहब 10 की घात 3, तो आप लिखोगे 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर कितना? 1000। ठीक है, मैंने लिखा साहब 2 की घात 4, तो इसका मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो बराबर कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। ठीक है, इस तरीके से अपना लिखने का तरीका रहता है। तो सीधी भाषा में मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, भाई 10 की घात 2 है तो बराबर क्या है? 100। 10 की घात 3 है तो बराबर कितना हो गया? 1000। 2 की घात 4 है तो बराबर कितना हो गया? 16। ऐसे लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट इनको। तो इस तरीके से घातांक वाली जो संख्याएं हैं उनको दिखाने के लिए गणित के अंदर एक संक्रिया और चलती है जिसे अपन बोलते हैं लोगरिथम या लघुगणक। तो उसमें देखो कैसे दिखाया जाता है। उसमें दिखाया जाएगा साहब किस तरीके से, देखो हम ऐसे लिखेंगे लोग। ये लोग या लोग जो है ये लोगरिथम का संकेत है। ठीक है, अब इसका जो आधार है वो क्या है? 10। भाई ये तो घातांक बोला जाता है ये वाला, तो और ये आधार बोला जाता है, इसका बेस बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये जो आधार है यहाँ नीचे लिखा जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? बराबर कितना है? 100। तो ये 100 यहाँ पर लिखना बड़े अक्षर में, तो ये छोटा लिखना 10 थोड़ा। ठीक है, अब घात कितनी? 2, तो यहाँ पर बराबर लिखा जाएगा 2। ये लोगरिथम में लिखने का तरीका होता है संख्याओं का। ठीक है, जैसे इस संख्या को लिखें इसी रूप में, तो अपन देखो कैसे लिखेंगे। लोग, इसका आधार कितना? 10, तो यहाँ छोटा 10 लिखना अपने को, थोड़ा नीचे की ओर। इसके बाद में बराबर कितना? ये 1000, तो 1000 मैंने लिखा। बराबर घात कितनी इसकी? 3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। ठीक है, ऐसे इसको लिखे अपन, तो कैसे लिखेंगे? लोग, अब इसका आधार कितना? 2 है आधार, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, 2 लिख दिया, है ना। बराबर कितना? 16, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 16 बराबर घात कितनी इसकी? 4। ऐसे। तो ये क्या है, गणित के अंदर अलग से इस तरीके की संक्रिया चलती है जिसे अपन बोलते हैं लोगरिथम या लघुगणक। तो हमें क्या करना होगा? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का जो लोगरिथम है वो निकालना होगा, ऋणात्मक लोगरिथम निकालना होगा, और वही उस विलयन का पीएच या पीएच स्केल कहलाएगा। वही उस विलयन का क्या कहलाएगा? पीएच या पीएच स्केल कहलाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार यदि मैं सूत्र लिखूं पीएच ज्ञात करने का, तो पीएच बराबर माइनस log 10। यहां पर मैंने फिक्स कर दिया भाई आधार 10 ही रखना है अपने को, और जो भी आपके पास में सवाल आएंगे इस सूत्र से संबंधित उसमें आपको आधार 10 ही मान करके चलना है। ठीक है ना, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है? हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लोगरिथम करना है। तो ऋणात्मक लोगरिथम तो ये हो गई। अब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को अपन ऐसे दिखा देंगे, ऐसे। ठीक है ना भाई, देखो केवल H+ लिखा तो ये हाइड्रोजन आयन होता है, लेकिन जब आप इसको कोष्टक में बंद कर देते हो तो ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है। यदि किसी का भी संकेत आपने कोष्टक में बंद कर दिया तो इसका मतलब वो विलयन के अंदर उसकी सांद्रता का क्या बन गया? संकेत बन गया। तो ये कोष्टक में मैंने बंद किया तो ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का क्या है? संकेत है। ठीक है,
तो ये सूत्र आ गया अपना pH बराबर माइनस log 10 H प्लस की सांद्रता। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना एक। तो अब इसके बाद में एक बात हमें पता है कि विलयन के अंदर जो H प्लस आयन है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाता है, वो तुरंत जल के अणु से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। वो क्या कर लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो इस आधार पर अपन देखें तो H प्लस आयनों की सांद्रता हमें नहीं मिलेगी, वास्तविकता में तो हमें क्या होगी? हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता मिलेगी। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो H प्लस आयन है ये स्वतंत्र नहीं रहता है, ये जल के अणु से अभिक्रिया करके क्या कर लेता है? H3O प्लस बना लेता है। यानी कि इस H प्लस आयनों की सांद्रता की जगह यदि अपन H3O प्लस या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का लॉगरिथम लेवें तो वो ज़्यादा सही होगा, है ना। तो यहाँ पर नीचे एक बात अपन डाल सकते हैं अब कि चूंकि H प्लस आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र नहीं रह पाता है, तथा यह जल के अणुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन का जो संकेत होता है वो होता है H3O प्लस बना लेता है। अतः देखो भाई क्या कर सकते हैं, ये जो H प्लस आयन है इसकी जगह अपन कौन सा आयन दिखा सकते हैं? H3O प्लस। तो अतः pH बराबर माइनस log और H प्लस आयनों की जगह अपन किसका संकेत दिखा देवे? H3O प्लस का। ठीक है, तो ये भी pH ज्ञात करने का ही क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो pH स्केल के बारे में अभी अपन ने जो जानकारी ली है उसमें क्या क्या बात जानकारी ली अपन ने? भाई pH स्केल क्या होता है? विलयनों की अम्लता और क्षारकता को मापने का एक पैमाना होता है। ठीक है, pH स्केल के अंदर जो P होता है वो जर्मन भाषा का शब्द पुषांश का प्रतीक होता है और इस पुषांश शब्द का अर्थ होता है शक्ति या पावर। और H यहाँ पर क्या करता है? H प्लस आयनों की सांद्रता का सूचक है, यानी कि ये H प्लस आयनों की सांद्रता को दर्शाने का कार्य करता है। तो जब भी आप pH स्केल लिख रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे अपन घातांक के रूप में लिख रहे हैं 10 की घात 2, 10 की घात 3, 2 की घात 4, वैसे ही यहां पर p की पावर h लिखनी होती है अपने को, p की घात h लिखनी होती है। तो यानी कि p थोड़ा सा नीचे रहेगा और h थोड़ा सा ऊपर रहेगा, इस तरीके से ये तरीका रहेगा इसको लिखने का pH। ये तरीका आपका गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये सही है। H को पावर के रूप में दिखाना है, घातांक के रूप में दिखाना है। ठीक है ना। तो हमने क्या जाना कि pH स्केल के अंदर जो P है वो जर्मन भाषा का शब्द पुषांश का प्रतीक है जिसका अर्थ शक्ति या पावर है, और H प्लस आयनों की सांद्रता का क्या है? सूचक है। ठीक है, फिर आगे हमने कहा कि ये जो स्केल है सन 1909 के अंदर सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक था, सन 1909 के अंदर सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक था, उसने दिया था ये स्केल, उसने ये स्केल बनाया था। तो pH स्केल किसे कहते हैं या pH मान होता क्या? तो इसके लिए हमने क्या बताया कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को या लघुगण को pH स्केल कहते हैं।
हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम को या लघु गणक को ही क्या बोला जाता है, पीएच स्केल बोला जाता है। तो इस आधार पर अपन ने सूत्र लिखा पीएच बराबर माइनस लोग, माइनस का लोग का मतलब ऋणात्मक लोगरिथम ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, H प्लस आयनों का। तो ये H प्लस आयनों की सांद्रता का संकेत है, यहाँ पर आधार हमें हमेशा क्या रखना है, 10 रखना है, ठीक है। तो pH बराबर माइनस लोग 10 और यहाँ पर H प्लस आयनों की सांद्रता का संकेत है ये H प्लस लिख करके अपन इसको कोष्टक में बंद किया। फिर आगे हमने एक बात जानी कि जो H प्लस आयन है वो जलीय विलयन में स्वतंत्र नहीं रहता है, ये जलीय विलयन से अभिक्रिया करके तुरंत H3O प्लस आयन बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि चूंकि H प्लस आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र नहीं रह पाता है तथा ये जल के अणुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस बना लेता है, तो इसलिए अपन ने क्या किया है कि H प्लस आयनों की जगह H3O प्लस आयन रख दिया। यहाँ पर देखो आधार 10 है तो यहाँ पर भी आधार 10 रख लेवे, और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर 10 नहीं भी लिखते हैं तो यही माना जाएगा भाई यहाँ पर आधार आपने 10 माना है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर। ठीक है भाई, किया नोट, मिटाएं। तो अब आगे देखो, थोड़ा देखो भाई, यहां ऋणात्मक का निशान है, मैं चाहता हूं भाई ऋणात्मक का निशान हट जाए, तो इसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, देखो pH बराबर ऋणात्मक निशान हटा रहा हूं तो सीधा लिखूंगा log 10। अब ऋणात्मक निशान हटाने पर क्या होगा कि ये जो राशि है ये बटा में हो जाएगी, अपोन में हो जाएगी, तो H3O प्लस ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है। यदि मैं इसी सूत्र को इसी जैसे कन्वर्ट करूं तो ये कर सकता था मैं, कैसे, देखो pH बराबर ये माइनस का निशान हटा रहा हूं तो log 10, और ये जो राशि है ये नीचे आ जाएगी 1/H प्लस, ऐसे लिखा जाएगा इसको फिर, ठीक है। ऋणात्मक निशान हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको बटा में कर दिया, ये ऐसा संभव है। यदि अपन ऋणात्मक निशान हटाना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है, इस समीकरण से ऐसा आ सकता है। अब एक बात अपने को पता करनी है इससे, ये जो सूत्र आपके पास में है इससे मैं एक चीज लिखना चाह रहा हूं कि pH इज प्रोपोर्शनल टू 1/H3O प्लस, या ऐसे लिख सकता हूं मैं कि pH इज प्रोपोर्शनल टू 1/H प्लस। देखो इसका मतलब क्या होता है समझते हैं, ये बीच में जो निशान है समानुपाती का निशान है, यहां पर भी समानुपाती का निशान है। अब देखो ये समानुपाती का निशान दो राशियों के बीच में मान लीजिए इस तरीके से लगा होता, pH इज प्रोपोर्शनल टू H प्लस, तो इसका मतलब तो ये होता है कि यदि आप H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, और इस H प्लस आयनों की सांद्रता को घटाओगे तो ये भी क्या होगा, घटेगा। यदि ऐसा लगा हुआ है तो ये संबंध रहता है सब। लेकिन यदि मान लीजिए संबंध आपका ऐसा नहीं होकर के ऐसा है, तो इसका मतलब होता है कि यदि आप इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, और इसको घटाओगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि H प्लस आयनों की सांद्रता को यदि बढ़ाया जाए तो pH का मान कम होता है, बटा में है ना ये राशि। इसका मतलब ये हुआ कि H प्लस आयनों की सांद्रता को यदि बढ़ाया जाता है तो pH का मान क्या होगा, कम होगा। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी
पीएच का मान उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और पीएच का मान जितना कम होगा वो विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा। क्यों? पीएच का मान कम होने पर H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है और H+ आयन जितने ज्यादा होंगे अम्लीय विलयन जो है उतना ही ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। तो यहां पर एक बात अपने को याद रखनी है कि पीएच का मान कम होने पर विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। पीएच का मान कम होने पर विलयन की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना भाई। तो यहां पर अब मैं ये लाइन लिख सकता हूं ना, अतः H+ आयनों की सांद्रता बढ़ने पर pH का मान घटता है, pH का मान घटता है तथा pH का मान घटने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, ठीक है। तो आप ये बात भी नोट कर लीजिए अब कि H+ आयनों की सांद्रता यदि बढ़ेगी तो pH का मान घटेगा और pH का मान घटने के साथ में ही अम्लीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इतनी बातों को नोट कीजिए, फिर कुछ और बात आपको बताता हूं। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करके आपने ये नोट कर लिया तो मैं मिटाऊं इसको। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। अब समझो बात को, एक शुद्ध जल है, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल के अंदर H+ आयनों की सांद्रता और OH- आयनों की सांद्रता दोनों ही समान होती है। तो देखो, शुद्ध जल में H+ आयनों की सांद्रता होती है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर जल में 1 × 10⁻⁷ मोल H+ आयन क्या होंगे, विद्यमान होंगे। और OH- आयनों की सांद्रता भी इतनी ही होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ठीक है ना। जब विलयन के अंदर H+ आयन और OH- आयनों की सांद्रता बराबर हो, जैसे यहां पर H+ और OH- आयन दोनों की सांद्रता बराबर है, तो ऐसा विलयन उदासीन विलयन होता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि उदासीन विलयन की pH कितनी होती है। तो उदासीन विलयन की pH ज्ञात करने के लिए अपने को किसकी सांद्रता चाहिए थी, केवल H+ आयनों की सांद्रता चाहिए थी। ठीक है ना। तो pH ज्ञात करने के लिए अपने को H+ आयनों की सांद्रता लेनी है। देखो, यहां शुद्ध जल का मतलब ऐसा जल है जिसमें किसी भी प्रकार का लवण घुला हुआ नहीं हो। शुद्ध जल जो होता है बिल्कुल फीका फीका सा लगता है।
अपन जो पानी पीते हैं वो मीठा या खारा जो होता है तो उसमें कई प्रकार के लवण घुले हुए होते हैं। यदि अपन जल को गर्म करें, उसकी वाष्प जो बनती है उसको ठंडा करें और ठंडा करने पर आपको जो जल प्राप्त होगा वो बिल्कुल शुद्ध जल होगा, उसमें किसी भी प्रकार का लवण घुला हुआ नहीं होगा। उस जल को आप पी करके देखोगे तो बिल्कुल फीका फीका लगेगा। तो उसकी पीएच अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा पीएच बराबर -log10 और यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता ले ली मैंने, ठीक है। तो pH बराबर -log10। अब देखो H+ आयनों की सांद्रता लेनी है अपने को, कितनी है 1 × 10⁻⁷, ठीक है भाई। इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आता है, 1 ही आता है। तो बराबर -log10 और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁷, केवल 10⁻⁷। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आगे, कि इसकी जो घातांक है उसको आगे ले लिया जाता है। यहाँ पर इसकी घातांक -7 है और यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो इसको ऐसे सॉल्व करोगे आप, pH बराबर ये -7 log के आगे लेना आपको, तो ये 7 हो जाएगा log10 और ये 10 जैसे कि जैसे रह गया, केवल घात आगे लेके कर गए हैं, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर log10 और कोष्टक में 10 है, तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है अपने को, थोड़ी सी क्या करना है कि log10 और इसके कोष्टक में 10 है तो इसका मान होता है 1। ये याद रख कर के चलना अपने को, ठीक है ना। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोई भी न्यूमेरिकल आप कहीं पर भी हल करोगे तो आपको केवल 10 की घातांक के रूप में दिया जाएगा, -3 -4 4 जो भी दिया जाएगा केवल घातांक के रूप में आपको दिया जाएगा, 10 की घातांक के रूप में। तो आपको हमेशा log10 का ही मान निकालना पड़ेगा और log10 का मान होता है 1, ठीक है। तो भाई इस पूरे का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अब कि pH बराबर 7 × 1 तो बराबर 7। तो लिख दो अब pH बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। और ये pH आपने किसकी निकाली, ये शुद्ध जल की निकाली। और शुद्ध जल कैसा विलयन था, उदासीन विलयन था, क्योंकि इसमें H+ और OH- दोनों आयनों की सांद्रता बराबर है। ऐसा कोई सा भी विलयन जिसमें H+ और OH- आयनों की सांद्रता बराबर हो वो उदासीन विलयन होता है। और आपको पता पड़ गया भाई उदासीन विलयन की pH कितनी होती है, 7 होती है। तो यहां पर अब मैं लिख सकता हूं शुद्ध जल में H+ व OH- आयनों की सांद्रता बराबर होने के कारण यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। शुद्ध जल की pH 7 है, अतः उदासीन जल की pH 7 होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई हमें कि कोई भी उदासीन विलयन है तो pH स्केल के ऊपर उसका जो pH आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। हमने क्या कहा भाई, एक शुद्ध जल जो होता है उसमें H+ और OH- दोनों ही आयनों की सांद्रता बराबर होती है और वो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो हमने मान सूत्र में रखा, तो यहाँ पर हमने 1 × 10⁻⁷ रख दिया। फिर हमने क्या कहा कि भाई इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही राशि आएगी,
फिर हमने क्या कहा आगे भाई, इसके ऊपर जो माइनस की 7 घात है इसको यहाँ लाना होता, आगे लाना होता हल करने के लिए। लॉगरिथम का तरीका होता है ये, तो -7 और माइनस ये तो प्लस के 7 हो गया, log 10 हो गया। log 10 का मान 1 होता है, तो हमने इसको 1 से गुणा कर दिया पूरे की जगह 1 रख करके, और मान आ गया 7। तो हमें पहले से पता था भाई शुद्ध जल में H+ और OH- आयनों की सांद्रता बराबर होने के कारण वो उदासीन होता है, और इस शुद्ध जल की pH कितनी है, 7 है। तो इस आधार पर हम अपन बोल सकते हैं भाई उदासीन जल की pH कितनी होती है, 7 होती है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, नोट किया। अब सीधा pH स्केल के ऊपर जो मान होते हैं उनकी बात करेंगे अपन। हमें ये पता है कि H+ आयनों की सांद्रता जितनी ज़्यादा pH का मान उतना कम, विलयन उतना ज़्यादा अम्लीय। हमें ये भी पता है कि यदि कोई विलयन उदासीन है तो उसकी pH 7 रहेगी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं pH स्केल के ऊपर किस तरीके से मान अंकित होते हैं। तो भाई देखो, जैसे अपना पैमाना होता है कुछ उसी तरीके से मैं pH स्केल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस pH स्केल में मान होते हैं 0 से लेकर के 14 तक के। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और 14। ठीक है सब। अब देखो, हमें यह पता है कि किसी विलयन की pH यदि 7 आती है, कितनी आती है, 7 आती है, तो वो विलयन होता है उदासीन। क्या होता है वो विलयन, उदासीन होता है वो विलयन। यदि pH का मान 7 है तो वो विलयन कैसा होता है साहब, उदासीन होता है। ठीक है ना। अब इस 7 से यदि कम pH होगी तो विलयन के अंदर H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा कि pH का मान कम होने पर H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है, और H+ आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इधर चलेंगे pH का मान कम होगा, pH का मान कम होगा तो H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर मैं लिख दूं, यदि अपन ऐसे चलते हैं इसमें ऐसे, तो H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है, यानी कि pH का मान कम होने के साथ साथ H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन इस 7 से इधर चलूं तो क्या होगा, OH- आयनों की सांद्रता बढ़ती है। pH 7 के ऊपर H+ और OH- आयनों की सांद्रता बराबर है। यदि 7 से इधर आगे बढ़े अपन तो OH- आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, H+ आयन कम हो जाएंगे। और यदि इधर चले तो H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी और OH- आयनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो अब क्या मामला इधर कि इस 7 से अधिक वाली pH की तरफ चले तो क्षारीयता बढ़ती है, बढ़ती क्षारीयता, क्षारकता बढ़ेगी। और यदि 7 से कम pH की ओर चले तो बढ़ती अम्लीयता। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या क्या चीज आ गई कि pH 7 है तो उदासीन है विलयन, pH का मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है विलयन, और pH का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय है विलयन। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, एक चीज हमने को याद रखनी है यहाँ पर, pH का मान 7
बराबर तो क्या है वो उदासीन है, हमें पता है ये बात, ठीक। pH का मान 7 से कम, तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। लेकिन इसके साथ में ही हमें ये बात याद रखनी है कि pH का मान जितना कम होगा विलयन उतना अधिक अम्लीय होगा, उतना अधिक अम्लीय होगा। ये याद रखना पड़ेगा अपने को। pH जितना कम होता जाता है विलयन उतना ही अधिक क्या होता जाता है, अम्लीय होता जाता है। अम्लीय विलयन का pH 7 से कम आना है हमेशा, लेकिन विलयन की pH जितनी ज्यादा कम होती जाएगी विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो यहां पर pH का मान बराबर 7 से अधिक, 7 से अधिक है तो हमें पता है कि विलयन किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। लेकिन यहां देखो क्या याद रखना अपने को कि pH का मान जितना अधिक होगा विलयन उतना अधिक क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। अब इन शब्दों का अर्थ समझे अपन थोड़ा सा। देखो भाई, मान लीजिए आपके पास में दो विलयन है, एक तो A विलयन है, एक B विलयन है और एक C विलयन है। A विलयन है, इसकी pH होती है 1, B विलयन की pH होती है 4 और C विलयन की pH मान लीजिए आपके पास में आती है 6.7। अब आपको इसको इस आधार पर जमाना है कि अम्लीय सबसे ज़्यादा कौन है, फिर उससे कम कौन है, फिर उससे कम कौन है। हमें पता है कि pH का मान जितना कम उतना ही अधिक क्या होता है, विलयन अम्लीय होता है। यानी कि जिसकी pH जितनी कम है वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। तो अम्लीयता के हिसाब से देखें तो A सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का है, उसके बाद में B सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का और उसके बाद में C जो है वो सबसे कम अम्लीय प्रकृति का होगा। यहाँ उल्टा सिस्टम है, pH का मान बढ़ता जा रहा है। जिस C की pH देखो, pH भी मैं कोष्टक में लिख के दे देता हूँ आपको। यहाँ pH का मान 1 है, B के लिए pH का मान 4 है और C के लिए pH का मान कितना है, 6.7 है। तो देखो आप यहाँ पर pH का मान 1 है लेकिन ये सबसे ज़्यादा अम्लीय है और pH का मान 6.7 है लेकिन ये सबसे कम अम्लीय प्रकृति का है। तो जितना pH कम होगा अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ देखो ऐसा ही उदाहरण लेता हूँ मैं, A, B और C। दूसरा ले लेता हूँ, चलो X, Y और Z, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसकी pH अपने पास में है 7.8, इसकी pH मान लीजिए 10 है और इसकी pH मान लीजिए 14 है। अब वो कह रहा है भाई इनको क्षारीय प्रकृति के क्रम में जमाओ, सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा, उससे कम क्षारीय कौन होगा और उससे कम क्षारीय कौन होगा। तो देखो कैसे जमाएंगे। ये कह रहा है कि pH का मान जितना अधिक उतना ही अधिक क्षारीय, pH का मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा। इससे उल्टी बात बोल रहा है ये। तो देखिए सबसे ज़्यादा pH किसकी है, 14 की, यानी कि सबसे अधिक क्या होगा, क्षारीय होगा। तो Z का मान 14 है, ये सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। इसके बाद में Y है, इसके लिए pH का मान 10 है तो ये इससे कम क्षारीय होगा।
और इसके बाद में X है जिसकी pH केवल और केवल 7.8 है, यानी कि ये भी क्षारीय प्रकृति का तो है, लेकिन सबसे कम इसकी क्षारीय प्रकृति होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि जब अम्लों की बात चल रही हो तो pH का मान जितना कम वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। pH जितनी कम वो अम्लीय उतना ज़्यादा होगा, लेकिन क्षारीय में जब यही चीज़ होगी तो उल्टा हो जाएगा, कम pH का मान जितना ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमेशा अंक बढ़ने पर चीज़ बढ़े या कोई गुण बढ़े। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि pH का मान घट रहा है तब जाकर के अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो जैसा अपन अपेक्षा करते हैं वैसा ही हो रहा है, pH का मान बढ़ेगा तो क्षारीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी। हाँ ये जरूर है कि इनकी जो रेंज है वो 7 से कम में चलेगी और इनकी रेंज 7 से ज़्यादा में चलेगी, क्योंकि 7 तो बिल्कुल कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ उदाहरण भी दे दूँ जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे अम्लीय प्रकृति के उदाहरण में अपन ले लें तो जितने भी अम्ल है, जैसे HCl है अम्लीय प्रकृति का होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ जैसे नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का होता है, टमाटर का रस अम्लीय प्रकृति का होता है, दही है अम्लीय प्रकृति का होता है ना। तो इनकी pH सबकी क्या होगी, 7 से कम रहेगी। जो उदाहरण मैंने दिए ना अम्लों के अंदर HCl, नींबू का रस, टमाटर का रस, दही, तो ये सब किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति वाले जो विलयन हैं उनके उदाहरण हो गए। ऐसे क्षारीय प्रकृति वालों के भी उदाहरण अपन दे सकते हैं। तो जितने भी क्षार आपने पढ़े हैं वो सब क्षारीय प्रकृति के तो रहेंगे। जैसे NaOH है क्षार है क्षारीय प्रकृति का, रक्त भी हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है, सोडा युक्त पेय पदार्थ ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उदाहरण में ये जो दिए मैंने, ये सब विलयन किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और उदासीन विलयन की यदि आप बात करो तो उदासीन विलयन में आप उदाहरण दे सकते हो शुद्ध जल उदासीन प्रकृति का होता है। शुद्ध जल पहले अपन निकाल करके आए हैं, इसकी pH 7 होती है। तो उदाहरण के अंदर उदासीन विलयन के अंदर आप शुद्ध जल ले सकते हैं। शुद्ध जल की जो pH होती है वो कितनी होती है, 7 होती है, और ये उदासीन प्रकृति का विलयन होता है। ठीक है भाई, तो हमने देखो इस स्केल में ये बात जान ली है अब कि pH स्केल में 0 से लेकर के 14 तक के क्या होते हैं, मान अंकित होते हैं। इस स्केल के ऊपर कोई उदासीन विलयन है तो उसकी pH तो होती है 7 से कम pH है तो वो अम्ल होगा, और 7 से अधिक pH है तो वो क्षार होगा। फिर यहाँ नीचे मैंने लिख दिया सारी चीजें, pH का मान 7 है तो उदासीन है, pH का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा। साथ में हमने ये भी लिख लिया कि pH का मान जितना कम होगा विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। और यहाँ पर हमने अम्लीय विलयनों के उदाहरण भी ले लिए, HCl, नींबू का रस, टमाटर का रस, दही आदि। और यहाँ हमने ले लिए pH का मान यदि 7 से अधिक है तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा, pH का मान जितना अधिक होगा वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ उसके बाद में, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है भाई, नोट किया आपने। एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ आपको जो pH स्केल से ही संबंधित है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है।
हाँ तो देखिए भाई, पहले प्रश्न लिख लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व करेंगे इसको। तो आपकी किताब का ही 24वें नंबर का क्वेश्चन है 24। तो देखो क्वेश्चन क्या है। एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता एक गुणा 10⁴ मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच ज्ञात करें। बताइए कि यह विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय। बताइए कि यह विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो देखो भाई, गौर करने वाली बात क्या है कि हमें H+ आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता चाहिए थी पीएच ज्ञात करने के लिए, वो दी हुई है इसने। तो पहले अपन सूत्र में मान रख करके पीएच का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो हमें पता है कि pH बराबर -log10 और जो सांद्रता है वो लिख दो यहाँ पर, सॉरी बाद में लिखते हैं, पहले सूत्र लगा लें ये वाला, ठीक है। तो pH बराबर -log10, H+ आयनों की सांद्रता आपको वो दिख ही रही है, कितनी है 1 × 10⁻⁴, ठीक है ना। अब जैसा मैंने प्रोसीजर बताया था आपको जल का पीएच ज्ञात करते समय, वही प्रोसीजर आपको ठीक यहाँ पर अपनाना होगा। कोई भी आपके पास में न्यूमेरिकल आएगा तो बस वो 10⁻⁴ चेंज करेगा आपके पास में, और कुछ भी नहीं होगा। हर न्यूमेरिकल को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए -log10, यहाँ पर 1 को 10 से गुणा करोगे आप तो क्या आएगा 10⁻⁴ ही रहेगा, तो लिख दिया हमने। फिर आगे देखो ये 10⁻⁴ है, इसको यहाँ ले आए तो ये +4 हो जाएगा 10, और यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है, चलो अगली स्टेप में मैं बताता हूँ इसको। 4 × 1 मैंने लिखा, क्यों लिखा तो यहाँ साइड में लिख दो कि चूंकि log10 बराबर 1, हमें पता है कि इसका मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ 1 रख दिया, तो बराबर 4, ठीक है ना भाई। तो pH का मान यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, pH का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो आप लिख सकते हो कि अतः विलयन की pH कितनी होगी 4 होगी। तो मैं लिख दूं यहां पर अतः विलयन की pH बराबर 4। एक उत्तर तो आपका ये बन गया। अब दूसरी चीज और पूछी उसने इसी प्रश्न में कि बताइए कि ये विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय। तो आपको ये पता होगा कि pH का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का रहता है, pH का मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय प्रकृति का रहता है, और pH का मान 7 आता है तो वो उदासीन रहता है। तो यहाँ पर pH का मान कितना है 4 है ना, 4 आया था। तो pH का मान 4 है, यानी कि pH का मान 7 से कम है, तो ये किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर दूसरी बात हम लिख दे, चूंकि यहाँ pH का मान
7 से कम, 7 से कम, और 7 से कम भी कितना है, 4 है। अतः यह अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, एसिडिक प्रकृति का हो गया, अम्लीय प्रकृति का ये हो गया होगा। तो ये इसी प्रश्न का आपका दूसरा आंसर बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो कोई भी न्यूमेरिकल आए, बस आपको जो घातांक दी हुई है, जैसे यहाँ पर -4, आंसर में आपको बस यही मिलने वाला पीएच के रूप में, प्लस के रूप में। जिसमें -4 था, हमें पीएच मिल गया 4। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा, तो बस आपको कोई भी क्वेश्चन दे, इसमें घातांक में परिवर्तन करेगा वो, जैसे 10 की घात -2 कर दे, 10 की घात -3 कर दे, 10 की घात -5 कर दे, 10 की घात -14 कर दे, 10 की घात -13 कर दे, ऐसे बस घातांक चेंज करेगा। तो आप तो अपने उत्तर का अंदाजा इसी बात से लगा लो, 10 की घात 2 है तो पीएच 2 आ जाएगा, 10 की घात -3 है तो पीएच 3 आ जाएगा, 10 की घात -5 है तो पीएच 5 आ जाएगा, 10 की घात -14 है तो पीएच आपके पास में 14 आ जाएगा, 10 की घात -13 है तो पीएच आपके पास में 13 आ जाएगा। ऐसा आ रहा है तो आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए। अब कर लो। ठीक है, नोट कर लिया। तो आज के वीडियो में पीएच स्केल अपना पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।